परिवर्तन की बात कर रहे थे। तो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की आज हम बात करते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत दो प्रकार के होते हैं, उद्विकासीय या एक रेखीय, या फिर और दूसरा है चक्रीय। तो उद्विकासीय जो अपना जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है, उसके संबंध में मैकाइवर और पेज ने कहा था कि उद्विकास परिवर्तन की एक दिशा है जिसमें बदलते हुए पदार्थ की अनेक दशाएं प्रकट होती है और जिससे इस पदार्थ की वास्तविकता का पता भी चलता है। उद्विकासीय सिद्धांत की मान्यताएं हम सबसे पहले इसमें अध्ययन करते हैं मानव की मानसिक एकता एवं आविष्कार का अभिगम में। विद्वानों की मान्यता थी कि सभी समाजों के मानवों की बुद्धि एक सी होती है, समान परिस्थितियों में समान रूप से प्रतिक्रिया करता है। मानव के इस गुण को विकासवादी मानव जाति की मानसिक एकता का गुण कहते हैं। इनकी मान्यता है कि विभिन्न समाजों का पर्यावरण समान होगा तो उनमें किए गए आविष्कार भी समान होंगे। अनुकूल पर्यावरण में समाज जल्दी और अधिक आविष्कार करके समाज और संस्कृति का विकास तीव्र गति से करता है, तथा प्रतिकूल पर्यावरण में समाज आविष्कार कम करता है अथवा कम कर पाता है। इस कारण वह समाज उसकी संस्कृति विकास के क्रम में पिछड़ जाता है। मानव जाति की मानसिक एकता समान होने के कारण विभिन्न समाजों के लोगों ने समान परिस्थितियों में से आविष्कार किए। इसलिए उन समाजों की संस्कृति जिनका भौगोलिक पर्यावरण एक सा होगा, एक से आविष्कार करने के कारण उनकी संस्कृतियों में समानता मिलती है। इसी प्रकार जो यह परिवर्तन होता है, यह एक रेखीय होता है, एक दिशा में यह परिवर्तन चलता है। यह सरल से जटिल की ओर की अवस्था होती है। तो इस संदर्भ में कॉम्ट, स्पेंसर, टायलर, मॉर्गन की मान्यता थी कि समाज और संस्कृति तथा इनके विभिन्न अंग जैसे धर्म, परिवार, विवाह, कला, विचार आदि का विकास सरल अवस्था से जटिल अवस्था की ओर होता है, अतः इनमें द्विकास की क्षमताएं विद्यमान होती हैं। इन विद्वानों ने अपने अपने अध्ययन की घटनाओं से संबंधित रेखीय तथा उद्विकासीय सिद्धांत प्रतिपादित किए। इन्होंने बताया था कि वस्तु का विकास समय के साथ साथ सरल अवस्था अथवा जटिल स्वरूप की ओर होता है। काम तथा स्पेंसर ने समाज और धर्म के संबंध में यही पाया। मॉर्गन ने संस्कृति का विकास सरल से जटिल अवस्था की ओर बताया था। इन्होंने बताया था कि प्रारंभ में मानव जंगली अवस्था में था, फिर गवार अवस्था में विकसित होकर सभ्य अवस्था में विकसित हुआ। फिर बताया कि यह सीधी रेखा में परिवर्तन होता है। तो द्विकासियों की प्रमुख मान्यता यह है कि संस्कृतियों तथा समाजों में परिवर्तन सीधी रेखा में तथा ऊपर की ओर होता है, जिससे इनका तात्पर्य यह है कि एक बार परिवर्तन आगे की ओर होने के बाद घटना, संस्कृति आदि अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकती है। परिवर्तन अर्थात द्विकास सीधी सर्वदा सीधी रेखा में और आगे की ओर होती है तथा वह पुनः वापस नहीं लौटी जा सकती है। उद्विकास सरल से जटिल अवस्था में होता है, सीधी रेखा में होता है तथा यह वापस नहीं लौटता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निश्चित स्वरूपों तथा चरणों में परिवर्तन। तो सामाजिक उद्विकास ने समाज, संस्कृति आदि का उद्विकास जीव जगत से निश्चित चरणों में होना बताया है। जिस प्रकार से डार्विन ने एक कोशीय जीव अमीबा से निश्चित चरणों में विकास के क्रम को स्पष्ट करते हुए मानव जीव का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव सिद्ध किया था, उसी प्रकार से कॉम्ट, स्पेंसर, मॉर्गन, टायलर आदि ने सामाजिक घटनाओं का उद्विकास निश्चित चरणों में स्पष्ट किया है। समाज तथा संस्कृति की प्रारंभिक अवस्था के स्वरूप सरल होते हैं। प्रत्येक विकास का स्वरूप जटिल होता है और विकास का अंतिम चरण स्वरूप जो होता है वो जटिलतम होता है, यानी वो सबसे कठिन होता है। तो इन चरणों के संबंध में सामाजिक उद्विकासियों की मान्यता है कि कोई भी समाज अथवा संस्कृति विकास के इन सभी चरणों से होकर गुजरती है तथा बीच का कोई स्वरूप इनका नहीं छूटता है। उदाहरण के रूप में मार्क्स के अनुसार समाज आखिर तक चारागाही, कृषक, औद्योगिक, साम्यवाद की अवस्थाओं में से होकर विकसित होता है तथा इन सभी चरणों में से समाजों को अवश्य रूप से गुजरकर ही विकास की जटिल अवस्था में पहुंचना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न विभेदीकरण से उच्च विभेदीकरण की प्रक्रिया। तो सरल, सादा, सीधे, छोटे समाजों जैसे आदिम समाजों में श्रम विभाजन तथा विभेदीकरण न्यूनतम होता है।
उसी प्रकार दुर्खिम, स्पेंसर आदि उद्विकासियों की मान्यता है कि जैसे जैसे समाज सरल से जटिल रूप में विकसित होगा वैसे वैसे उनमें श्रम का विभाजन तथा विभेदीकरण भी न्यून से अधिकतम होता जाता है। जीवों की तरह संस्कृति और समाज भी जटिल से जटिलता की ओर विकसित होता है। अधिक जटिल विकसित जीवों में अनुकूलता का गुण अधिक होता है। उसी प्रकार से स्पेंसर के अनुसार उसमें सामंजस्य तथा अनुकूलता का गुण भी अधिक पाया जाता है। इसी प्रकार यह निम्न श्रम विभाजन से अधिकतम श्रम विभाजन की ओर होता है। तो दुर्खिम की मान्यता थी कि समाज के विकास के प्रारंभिक स्वरूप में श्रम का विभाजन का अभाव होता है अथवा बहुत निम्न श्रम विभाजन होता है, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती है उसमें श्रम विभाजन बढ़ता जाता है। जटिलतम समाज में श्रम विभाजन जटिलतम होता है। आदिम समाजों में न्यूनतम श्रम विभाजन होता है तथा अधिकतम विकसित समाजों जैसे महानगरों में अधिकतम श्रम विभाजन पाया जाता है। इसी प्रकार न्यूनतम विशेषीकरण से अधिकतम विशेषीकरण की प्रक्रिया समाजों और संस्कृतियों के रेखीय अद्विकासीय क्रम में जीव जगत की तरह से जैसे जैसे श्रम विभाजन में वृद्धि होती है वैसे वैसे उनमें विभिन्न अंगों का विशेषीकरण भी होता रहता है। इसको जीव जगत तथा सामाजिक जगत के उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार एक और इसकी विशेषता है न्यूनतम अनन्यश्रित से अधिकतम अनन्यश्रितता। तो समाज तथा संस्कृतियों की जब न्यूनतम विकास की अवस्था स्वरूप होती है तब उनकी संरचना की इकाइयों में न्यूनतम पारस्परिक निर्भरता अथवा अनन्यश्रितता होती है। स्पेंसर का कहना है कि इनमें विभेदीकरण न्यून होने के कारण ऐसा होता है, लेकिन जब समाज, संस्कृति, राज्य आदि का रेखीय विकास हो जाता है तो उनमें परस्पर निर्भरता बढ़ जाती है। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन विशेषीकरण में वृद्धि करता है जो संगठन के विभिन्न अंगों को एक दूसरे पर अनन्यश्रित कर देती है। अन्य मान्यताएं ऐसे हैं कि रेखीय स्वरूप अथवा उद्विकासीय सिद्धांत से संबंधित अनेक मान्यताएं हैं, जैसे अनुकूलन, प्रक्रिया की निरंतरता, विभिन्न अंगों का स्पष्ट पृथक में विकास, पारस्परिक निर्भरता, अस्तित्व के लिए संघर्ष, योग्यतम की उत्तरजीविता, प्राकृतिक पर्यावरण आदि। इसी प्रकार हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्ट के द्वारा दिए गए विचारों के बारे में हम बात करते हैं। तो जो कॉम्ट समाजशास्त्री थे, कॉम्ट की सिद्धांत की मान्यताएं विकासवादियों के समान है। ये दोनों ही मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एवं विकास कुछ निश्चित चरणों में होता है। कॉम्ट ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या निश्चित चरणों, सरल से जटिल की ओर सीधी रेखा में बताया है। सामाजिक परिवर्तन को मानव के बौद्धिक विकासों के अनुसार माना है तथा सामाजिक परिवर्तन को एक निश्चित पूर्व निर्धारित क्रम में स्पष्ट किया है। कॉम्ट के अनुसार सामाजिक परिवर्तन मानव के 3 चरणों में बौद्धिक विकास के अनुसार होता है। तो बौद्धिक विकास के जो चरण हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट उसमें आता है धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था तथा प्रत्यक्ष बोध अवस्था। तो कॉम्ट के अनुसार प्रारंभ में मानव सभी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए धार्मिक दृष्टिकोण से सोचता है। वस्तु के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए वह ईश्वरीय पौराणिक संदर्भ का सहारा लेता है। समाज भी इसके साथ साथ धार्मिक अवस्था में होता है तथा मानव सामाजिक घटनाओं को अलौकिक शक्ति का प्रभाव मानते हैं। विकास के परिवर्तन के दूसरे चरण में मानव वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका तात्विक विश्लेषण करता है। वह वस्तु के गुणों की व्याख्या करता है तथा तीसरी बौद्धिक विकास की अवस्था वैज्ञानिक है। इससे मानव प्रयोग सिद्ध अनुभविक विधि से सत्य की खोज करता है जो तर्कसम्मत होता है। समाज भी परिवर्तित होकर इस तीसरी अवस्था में वैज्ञानिक अवस्था में पहुंच जाता है। तो कॉम्ट की मान्यता है कि प्रथम 2 अवस्थाओं में समाज स्वयं परिवर्तित होता है, लेकिन तीसरी अवस्था में मानव योजना बनाकर समाज को इच्छा के अनुसार निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिवर्तित कर सकता है। तो इस प्रकार कॉम्ट ने भी माना था कि सर्वप्रथम विकास की जो प्रक्रिया है वो एक सीधी रेखा में होती है। इन्होंने बताया कि धार्मिक अवस्था होती है, फिर तात्विक अवस्था होती है और फिर प्रत्यक्ष बोध की अवस्था होती है। तो इस प्रकार यह जो परिवर्तन होता है ये एक निश्चित चरणों में होता रहता है। इस प्रकार आज हमने रेखीय सिद्धांत में कॉम्ट के सिद्धांत को पढ़ा, उसे समझा। आगे हम स्पेंसर, मार्क्स
तथा उनके क्या विकास के स्वरूप हैं उन सब का अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।